नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और पुलिस में कल रात झड़प हो गई और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ जाहिर कर रही हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहलवानों का ये आरोप है कि बारिश में उनके बिस्तर भीग गए थे, जिसके चलते उन्होंने फोल्डिंग बेड मंगवाए थे, जिन्हें लेकर पुलिस ने उन्हें रोका और उसके बाद हंगामा हो गया। कल रात की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। उधर पहलवान विनेश फोगाट ने यह आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने महिला पहलवानों के साथ गाली गलौज किया है, मारपीट भी की है। उन्होंने ये भी कहा कि देर रात को वहां पर ड्यूटी पर कोई भी महिला पुलिस तैनात नहीं थी। वहीं दिल्ली पुलिस की ये दलील दी गई है, उनकी तरफ से ये कुछ कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, वो वहां पर फोल्डिंग बेड्स लेकर आ गए और जबकि इसकी इजाजत नहीं दी गई थी और जब उन्हें रोका गया तो समर्थक ट्रक से बेड्स निकालने को लेकर आक्रामक हो गए और उस बीच में ये सब कुछ हुआ है। हालांकि पहलवानों ने ये भी कहा है कि उन्होंने सोमनाथ भारती से फोल्डिंग बेड्स नहीं मंगवाए थे। बारिश की वजह से फर्श गीला हो चुका था, उनके बिस्तर गद्दे गीले हो गए थे, इसीलिए वो फोल्डिंग बेड लेकर आए थे। लेकिन तस्वीरें यहाँ पर साफ नजर आ रही हैं और यहाँ पर महिला पहलवानों का ये भी कहना है कि वहाँ पर कोई महिला पुलिस उस वक्त तैनात नहीं थी जिस वक्त ये सब हंगामा हुआ। बाद में महिला पुलिस को वहाँ पर देर रात बुलाया गया है। तो जंतर मंतर पर हुए इस पूरे हंगामे पर दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान भी यहाँ पर सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस का यहाँ पर ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, वो फोल्डिंग बेड लेकर आए, फोल्डिंग बेड की इजाजत नहीं थी। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि रोकने के बाद पहलवान समर्थक जो थे वो आक्रामक होने लगे और बेड ले जाने पर मना करने के दौरान छोटी तकरार हुई है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि सोमनाथ भारती और 2 अन्य लोग हिरासत में उस वक्त ले लिए गए थे। तो यहां पर हम सुनवाते हैं आपको कि पहले कि पहलवानों का क्या कुछ कहना है। ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो ब्रजभूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मत सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे, वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आए, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। कितने लोग इंजर्ड हुए आप लोग? 2 को, एक को तो इधर से फटा हुआ, उसका तो खून ही बहुत ज्यादा चलने लगा, तभी हमने भगा दिया। एक भाई को, ये भाई बैठा हुआ है, इसको चक्कर आ रहे हैं, इसको जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे सभी को पता बारिश हो रही है, नीचे सारा गिल्ला है, तख्त लेके आए थे फोल्डिंग, वो अंदर रख रहे थे, उन पे गाली गलौज करने लगे पुलिस वाले कि गार में सो जाओ, नीचे सो जाओ कीचड़ में, ऊपर बेड की वो नहीं है यहाँ पे, तो उसी पे गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? ब्रजभूषण जैसे लोग जो क्राइम करके भी खुले में घूम रहे हैं और ये यहाँ पे ऐसे रोड़ा पड़ रहा है रात को बिना खाए पिए कुछ, तो सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ आप लोग, अगर आपकी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है तो। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं जंतर मंतर, जहां पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन मौजूद है। रवीश, इस वक्त कैसी स्थिति है और ये जो पहलवान आरोप लगा रहे हैं रवीश की उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं या उनके साथ मारपीट की गई है, कुछ जख्मी भी हुए हैं वहां पर पहलवान, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आखिर हुआ क्या है कल रात में? जी देखिए आदित्य, आज सुबह की अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं तो ये जंतर मंतर की तस्वीर है। जंतर मंतर की ये जो एंट्री गेट है, ये 2 एंट्री गेट होती हैं। ये एक एंट्री गेट है जंतर मंतर का, जहां पर बैरिकेड लगा दिया गया है। तकरीबन 200 मीटर पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को, दिल्ली पुलिस के लोगों को तैनात किया गया है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुँची हैं। स्वाति मालीवाल को पुलिस अंदर लेकर गई है।
अभी हमने सुबह देखा साक्षी मलिक अंदर गई हैं और 3 लेयर की यहाँ पर सिक्योरिटी अब जो है वो लगाई गई है। और जहाँ पर ये बैरिकेड है उसके ठीक सामने आप देखिए कि ब्रजभूषण सिंह की यहाँ पर कोठी है, उनका जो सरकारी बंगला है वो यहाँ पर है। और कल रात को ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास में जो आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती वो कुछ सामान और खाट लेकर पहुंचे थे। पुलिस का ये कहना है कि चूंकि जंतर मंतर में जब इजाज़त दी जाती है धरने की तो वहां पर बहुत कम सामान और बाकायदा अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, तो इसी की वजह से जो सुरक्षा में लोग तैनात थे उन्होंने पूछताछ करना शुरू की और पूछताछ करने के बाद में झगड़ा होना शुरू हो गया, बहुत तीखी बहस होनी शुरू हो गई और फिर जो है वो धक्का मुक्का हुआ जिसमें 2 लोग जो है वो पहलवानों की ओर से थे वो घायल हो गए, उनको चोट लगी, उनको तुरंत जो है वो प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। इसके बाद में पहलवानों का भी आपने आरोप सुना कि पहलवानों ने ये कहा कल रात दिन भर जो है वो बारिश हुई थी और उनका जो तंबू है वो भीग गया था, नीचे जहां पर पहलवान बैठते हैं वो पूरा गीला हो गया था, तो इसके चलते उन्होंने खाट मंगवाई थी। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो खामियां देखने को मिल रही थी, क्योंकि अगर ऐसी बारिश हुई थी तो पुलिस प्रशासन को और पहलवानों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन सा सामान जो है वो अंदर जाना है। तो इसके चलते जो है वो एक झगड़े की यहाँ पर तस्वीर सामने आई। हमने कल रात को देखा, बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है जिस तरीके से मेडल जीतने वाले जो पहलवान हैं वो यहाँ पर तकरीबन 11 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और वो रोते हुए विनीश फोगाट दिखी। तो अब सुबह की ये है कि सुबह यहाँ पर अभी कुछ देर के बाद में जयंत चौधरी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तमाम सारे जो सियासी नेता हैं वो लगातार इस जंतर मंतर पर पहुँच रहे हैं। ये आप देखिए भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और इसी की वजह से आज जो है वो काफी सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। तमाम सारा यहाँ पर मीडिया देसी विदेशी पहुंचा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये जो एक यहाँ पर वाकया कल रात को आया है उसके वजह से ये सारी जो तस्वीर है ये हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही एक शर्मनाक तस्वीर आप कह सकते हैं कि 11 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए। कल पीटी उषा भी आई हुई थी सुबह के वक्त में और उन्होंने भी कोई बातचीत नहीं की, लेकिन पीटी उषा के आने के बाद पहलवानों ने ये कहा था कि अब पीटी उषा ने इस पूरे मामले का समाधान करने का उन्होंने आश्वासन उनको दिया है। लेकिन अब आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के ओर से क्या कुछ आज कहा जा सकता है। लेकिन रवीश, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो पहलवान है वो एक बड़ा आरोप ये भी लगा रहे हैं कि कोई महिला पुलिसकर्मी रात में जिस वक्त ये हंगामा हुआ उस वक्त मौजूद नहीं था और महिला पहलवान है उनके साथ गाली गलौज भी किया गया है। इसको लेकर क्या कोई तस्वीर साफ हो पाई है कि क्या कोई महिला पुलिसकर्मी उस वक्त मौजूद थे या नहीं थे? देखिए, इस बारे में कोई पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कुछ सूत्रों से हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि चूंकि जंतर मंतर पर जब रात हो जाती है तो उस वक्त यहाँ पर केवल पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के कुछ लोग होते हैं। अब उसमें महिला पहलवान थी या नहीं थी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी हम लोगों के पास तक अभी नहीं आई है। ये पहलवानों का आरोप जरूर है कि महिला पुलिस नहीं थी और जो वीडियो हमने देखा उसमें भी महिला पुलिस उस वक्त नहीं दिख रही है। बाद में जो है वो एक महिला अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंची थी। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश मिले हुए हैं कि पहलवानों की सुरक्षा का अच्छा बंदोबस्त होना चाहिए, इनकी सिक्योरिटी आप करिए, तो उस वक्त इस तरीके का वाकया कैसे पेश आया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पूरा जो अपना दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के वहां पर तमाम सारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, इतनी सारी खाट आ रही थी तो इसके चलते उन्होंने केवल पूछताछ की थी और फिर वो पूछताछ एक झगड़े में तब्दील हो गई और फिर ये वाकया सामने आया। अब देखना है कि आज दिल्ली पुलिस क्या कुछ आधिकारिक बयान क्या मीडिया को देती है, लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि बैरिकेडिंग लगाकर यहां पर मीडिया को रोक दिया गया है और बहुत ही चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल रवीश, यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि जब इस तरह के मामले होते हैं तो कई बार अगर संवेदनशीलता दिखाए पुलिस तो ये बात वहीं की वहीं निपट सकती है, क्योंकि बारिश हो रही थी, ये किसी से छुपा नहीं हुआ था, सब सामने की बात थी, बिस्तर गीले हो गए होंगे, ये भी बहुत साधारण सी बात है। ऐसे में अगर फोल्डिंग बेड की इजाजत पहले भले ही ना ली गई हो लेकिन बाद में स्थिति को देखते हुए तो दी जा सकती थी, शायद इतना हंगामा नहीं होता और पहलवानों को चोट नहीं लगती।
जो देखिए निश्चित तौर पर आपस में बातचीत होकर और फिर इस पूरे मामले का समाधान खोजा जाना चाहिए, ये एक आदर्श स्थिति है। लेकिन कल रात को हुआ ये कि पुलिस का एक अपना बयान है, पहलवानों का अपना बयान है, और कल रात को हमने देखा भी था, शाम तक यहीं पर हम लोग थे कि पूरे दिन भर बारिश हुई थी और बारिश की वजह से उनका जो तंबू है उसका एक हिस्सा गिर गया था, शॉर्ट सर्किट हो रहा था, तो बिजली भी उस तरीके से नहीं थी। एक जो जनरेटर लगा हुआ था पहलवानों की तरफ से वो भी काम नहीं कर रहा था, और लाइट भी उस हिसाब से ज़्यादा नहीं थी, यहाँ पर अंधेरा तमाम सारे हिस्सों में था। तो ऐसे में पहलवानों के सामने दिक्कत तो ये थी कि आखिर वो कहाँ पर सोते, क्या बैठते कहाँ पर, क्योंकि सब कुछ जो है वो गीला हो गया था, कल काफ़ी बारिश हुई थी। तो उसके वजह से पहलवानों का ये कहना है कि उन्होंने उसी व्यवस्था के तहत ये कहा कि अगर खाट आ जाएगी तो यहाँ पर वो आराम से फिर सो सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। तो उसी के चलते जो है वो सोमनाथ भारती घाट लेकर पहुंचे थे। लेकिन एक चूंकि अभी सियासी तापमान भी काफी बढ़ा हुआ है, हम देख रहे हैं तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर हैं वो यहाँ पर आते हैं और लगातार ज्यादा महत्वपूर्ण अब ये भी हो जाएगा यहाँ पर, तो उसके वजह से बिल्कुल ज्यादा महत्वपूर्ण रविश ये भी हो जाएगा क्योंकि अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुना जाना है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आता है इस पर नजर बनी रहेगी। शुक्रिया रविश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम लौटेंगे तो हमारे सहयोगी रविश चंचल जानकारी दे रहे थे जंतर मंतर से कि सुरक्षा की व्यवस्था और ज्यादा वहां पर सख्त कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि पहलवानों का जहां पर धरना चल रहा है वहां पर ज्यादा लोग करीब ना पहुंच पाए। और अब मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है, 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में जो याचिका है उस पर आज सुनवाई होने जा रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने दोनों एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में पहलवानों की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से एक सेवानिवृत्त जज की निगरानी में जांच और महिला पहलवानों को सुरक्षा देने का आग्रह किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के सुरक्षा बंदोबस्त किए थे। तो अब यहाँ पर देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ आता है और क्या कल रात को जो कुछ हुआ उसका भी जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा या नहीं। शंघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं, जहां पर विदेश मंत्रियों की आज से 2 दिनों की गोवा में बैठक हो रही है। एससीओ की सामान्य बैठक के अलावा चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अलग से द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिस पर सबकी नजर होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव गोवा पहुंच चुके हैं। आज और कल होने जा रही इस बैठक में शंघाई शिखर संगठन के सभी 8 पूर्णकालिक सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा पहुंच रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण इस बैठक को हर लिहाज से माना जा रहा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का गोवा पहुंचना शुरू हो चुका है और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जो हैं वो गोवा पहुंच चुके हैं और दिन में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा दूसरे देशों के विदेश मंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे। जो मुख्य बैठक है एससीओ विदेश मंत्रियों का वो कल सुबह 10:15 बजे से 12:30 बजे के बीच है, लेकिन उससे पहले आज तकरीबन 4 जो द्विपक्षीय बातचीत है भारत के विदेश मंत्री का वो होगी और इसमें अहम जो है वो चीन और रूस के साथ लंच के पहले चीन के विदेश मंत्री के साथ एक द्विपक्षीय मुलाकात है भारत के विदेश मंत्री का। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एलएसी पर हालात बने हुए हैं और भारत लगातार जिस बात को कहता रहा है कि वहां पे शांति और जो यथास्थिति है वो बनाई जाए, तो उस मुद्दे को लेकर बातचीत होगी। और पिछले कई बैठकों में हमने देखा है कि जब भी चाहे वो रक्षा मंत्री मिले हों भारत और चीन के अभी हाल में ही या उसके पहले विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय बातचीत हुई हो मल्टीलैटरल फोरम के साइडलाइंस में, तो ये बात प्रमुखता से भारत की तरफ से उठाई जाती रही है। हमने देखा कि एससीओ डिफेंस मिनिस्टर की बैठक में जब द्विपक्षीय बातचीत हुई तो उसमें जो दोनों ही देशों की तरफ से अलग अलग तरह के बयान आए, तो एक जो एकमतता है उसकी स्थिति बनी नहीं है और एक बड़ा मुद्दा है जो इस बैठक में निकलकर सामने आएगा। जहां तक रूस के साथ द्विपक्षीय बातचीत की बात है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि भारत ने रूस के साथ जिस तरह से दशकों पुराने अपने संबंधों को आगे बढ़ाया है यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर,
जो एक तटस्थ नीति लेकर चला है और जिसकी वजह से पश्चिम के कई देशों को ये आलोचनात्मक उनका रुख आलोचनात्मक रहा है। लेकिन उस सब के बावजूद भारत रूस के साथ अपने हितों को और अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। हाँ, एक ट्रेड डेफिसिट जरूर पैदा हुआ है जिसको लेकर भारत जो है इस बैठक में अपनी बात रखेगा। और जहां तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बात है तो जो जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन शाम के 5 बजे वो यहां पहुंचेंगे। भारत ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से द्विपक्षीय कोई बातचीत की संभावना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद का समर्थन जो है वो नहीं छोड़ा है। तो लेकिन एक फोकस जो है वो इस बात पर भी रहेगा, क्योंकि 12 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा हो रहा है। पाकिस्तान ने इस बीच जो है वो कई तरह के जो बयान हैं, जो कि आपत्तिजनक बयान हैं, उनकी तरफ से वो आए हैं। इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा है कि पुंछ में आतंकी हमला हुआ है जिसके तार सीधे तौर पे पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं, तो इस बैकड्रॉप में पाकिस्तान के साथ किसी द्विपक्षीय बातचीत की संभावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जब वो आ रहे हैं तो क्या वो किस तरह के बयान देते हैं, वो अपने एजेंडे पे चलने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान जिस तरह से कश्मीर मुद्दे को हवा देता रहा है, यहाँ अपने बयानों के जरिए हो सकता है कि इस मुद्दे को हवा देने की वो कोशिश करे। लेकिन भारत की पूरी कोशिश ये है कि क्योंकि यहाँ पे 8 देशों के विदेश मंत्री मिल रहे हैं, SCO सदस्य देशों के, तो ऐसे में किसी एक देश को खास तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। और इस लिहाज से वो भी एक सामान्य तौर पे जैसे बाकी देशों के विदेश मंत्री आ रहे हैं उसी तौर पे इसको देखा जा रहा है। तो पूरा फोकस जो है आज द्विपक्षीय बातचीत के साथ साथ जिन देशों के भारत की द्विपक्षीय बातचीत है उसके साथ साथ कल जो मुख्य बैठक है उस पर रहेगी। और अब भारतीय वायुसेना की बात करते हैं, जो चीन सीमा के बाद अब पाकिस्तान से लगने वाली जो सीमा है उस पर अपनी ताकत दिखाने जा रही है। 6 मई से 20 मई तक जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल में वायुसेना एक बड़ा अभ्यास करेगी। इस अभ्यास में वायुसेना लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स, एवॉक्स और मिसाइलों के जरिए अपनी ताकत को और धार देगी, अपनी युद्ध क्षमताओं को परखेगी, जिससे मौके पर वो खरे उतर सके। इस युद्धाभ्यास में रफाल, सुखोई, जगुआर, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान अपना दमखम दिखाएंगे। इससे पहले दिसंबर में भी वायुसेना ने चीन से लगने वाली सीमा पर ताकत दिखाई थी, जब वायुसेना ने ईस्टर्न सेक्टर में युद्धाभ्यास को अंजाम दिया था। और अब शरद पवार की बात करते हैं, जिनके अचानक अध्यक्ष पद छोड़ने के ऐलान के बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियां भी एनसीपी पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या शरद पवार अपना फैसला वापस लेंगे या किसी और को वो अध्यक्ष बनाएंगे। राहुल गांधी ने एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले को फोन कर शरद पवार के अचानक से जो ऐलान किया उस पर चर्चा की है। राहुल गांधी और सुप्रिया सुले की फोन पर हुई इस बातचीत के बाद सियासी कयासबाजियां भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि शरद पवार ने 2 दिन पहले ही अपनी किताब के विमोचन में एनसीपी के अध्यक्ष पद को अचानक छोड़ने का ऐलान कर दिया था और जिसके बाद से ही लगातार उन्हें मनाने की कोशिशें जारी है। गठबंधन की राजनीति के सूरमा माने जाते हैं शरद पवार और उनकी इस पेशकश से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो उधर 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकजुटता को लेकर भी चिंताएं जाहिर की जाने लगी है। ऐसे में राहुल गांधी की शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से फोन पर बातचीत के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ बातचीत को लेकर जानकारी मिल रही है, क्योंकि शरद पवार का ये जो ऐलान है इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर नजर बनाए हुए हैं? बिल्कुल अदिति, बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं दे पा रहे हैं सूत्र, लेकिन इस बात की पुष्टि की गई है कि राहुल गांधी ने फोन किया था सुप्रिया सुले को और जिस तरह से अचानक से शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, उसको लेकर वो भी थोड़े से हैरान है और जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है और एनसीपी में फिलहाल क्या हो रहा है। और शायद उनकी ये भी एक इच्छा थी कि जिस तरह से शरद पवार अगर इस तरह सक्रिय राजनीति से अगर हटते हैं तो उसका सीधा असर यहाँ महाराष्ट्र के राज्य में महाविकास आघाड़ी की एकता और उसकी मजबूती पर तो पड़ेगा ही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष की एकता में कहीं न कहीं एक कड़ी जो है वो कमजोर होगी। तो उस लिहाज से भी उन्होंने उनसे बातें की है, ये जानने में आया है। इसी के साथ एम.के. स्टालिन का भी फोन आया था, ये जानकारी भी मिली है। हालांकि उनकी फोन की बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि शरद पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद से पूरे देश में खास करके विपक्षी नेताओं में एक तरह से चिंता का घर कर गया है कि विपक्षी एकता में एक मजबूत आधार, मजबूत स्तंभ जो थे वो इस तरह से अगर सक्रिय राजनीति से अगर इस तरह से संन्यास लेंगे तो फिर उनकी लड़ाई जो कहीं कमजोर न पड़ जाए, जिसको लेकर लोग अपनी चिंता जता रहे हैं और सुप्रिया सुले से इसी संबंध में बातचीत की गई है। शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो सभी पार्टियां नजर बनाए हुए हैं और सबकी नजर इस बात पर है कि शरद पवार का अगला कदम क्या होगा। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एनसीपी का अध्यक्ष पद ही वो छोड़ रहे हैं।
और अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। 9 मंडलों के 37 जिलों में आज वोटिंग चल रही है। इसमें सहारनपुर मंडल के शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, झांसी मंडल में झांसी, जालौन और ललितपुर, आगरा मंडल में फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और मैनपुरी शामिल हैं। मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर और संभल में भी वोटिंग आज हो रही है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी और वोटिंग के लिए आज सुबह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की वार्ड संख्या 797 पर पहुंचे और अपना मतदान किया। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती भी मतदान करने पहुंची। वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी प्रतिक्रिया दी। यूपी में 700 से ज्यादा निकाय सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और खास बात यह है कि इस बार नगर निगम में महापौर और पार्षदों का चुनाव ईवीएम से करवाया जा रहा है। वहीं नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जा रहा है। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सुरक्षा मानक तय कर दिए और ऐसे 6 मानक तय किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन के लिए भी सुरक्षा मानक होंगे और ई रिक्शा जैसी हल्की गाड़ियों के लिए भी नए पैमाने लाने की तैयारी की जा रही है। हिमांशु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट। शायद अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़े हादसे कम होंगे। बीते वर्षों में बैटरी फटने से या चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन अब भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 पैमाने बनाए हैं जिनसे ये गाड़ियां ज्यादा सुरक्षित होंगी। इसमें लिथियम आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक और सिस्टम पर नजर है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी। एनडीटीवी से बातचीत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के डायरेक्टर जनरल ने कहा, हल्की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 3 और स्टैंडर्ड्स जल्दी ही तय कर लिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी को लेके हमेशा से सवाल उठते रहे और जिस तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले कुछ साल में, एक तरफ डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर भी बहुत लोगों के मन में आशंकाएं हैं। कैसे ये सुनिश्चित करेंगे आपकी जो क्वालिटीज़ हैं बैटरीज की, ईवीज में, अब वो हाईएस्ट लेवल की हों? आप क्या स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं? उसके लिए BIS ने 6 स्टैंडर्ड ऑलरेडी पब्लिश कर लिए हैं और 3 स्टैंडर्ड हैं जो ई रिक्शा को लेकर के हैं या लाइट इलेक्ट्रिकल जो जिनको व्हीकल्स कहते हैं, उनकी बैटरीज को लेके अभी काम चल रहा है। तो एक बार जब इंडस्ट्री इन स्टैंडर्ड से कंप्लायंस इंश्योर करने लगेगी तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह की घटनाएं या दुर्घटनाएं हम लोगों ने देखी वो बंद हो जाएंगी। साथ ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने खेतों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स की गुणवत्ता के पैमाने भी तय कर दिए हैं। ड्रोन्स को साइबर हमले से बचाने और उनके डेटा को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये पैमाने अहम होंगे। फिलहाल सरकार, इंडस्ट्री और दूसरे स्टेक होल्डर्स के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए बैटरी स्वैपिंग के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तय करने पर भी बातचीत चल रही है। We are working on standards on e-vehicles and the charging infrastructure of e-vehicles. All standards are made with deep consultations with industry. Industries involved in the whole process. Our technical committees also have industry members and they also take the views of industry before any standards or QCOs are finalized. सरकार ने मई 2014 के बाद 387 प्रोडक्ट्स के लिए अब तक देश में 101 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी किए हैं। फिलहाल 643 प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड्स तय करने की कवायद जारी है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो बात कर रहे हैं हम दिल्ली एनसीआर के मौसम की। पिछले 3-4 दिन से यहां पर रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते मौसम काफी बदल गया है, सुहाना भी हो गया है। आज सुबह कई इलाकों में कोहरे की चादर छाई हुई है और इस कोहरे ने मई के महीने में एक तरह से कह सकते हैं कि दिसंबर की याद दिला दी। कोहरा ही कोहरा था आज सुबह। बारिश की वजह से तापमान में भी यहां पर गिरावट देखी जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। दिल्ली की यहां पर कर्तव्य पथ की तस्वीर है। इसके अलावा अक्षरधाम पर भी आज जबरदस्त यहां पर फॉग था और ये आप देख रहे हैं अक्षरधाम की तस्वीरें। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज जब लोग निकले होंगे दफ्तर के लिए तो ड्राइव करते वक्त उन्हें बेहद सावधानी, सतर्कता बरतते हुए गाड़ी चलानी रही होगी। और ये सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, करीब 5:30-6 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं।
तो अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको ये मेरठ एक्सप्रेसवे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो मई का महीना है, लेकिन किसी भी अंदाज से, किसी भी लिहाज से मई का एहसास वातावरण में, तापमान में नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ जिस तरह का माहौल, जिस तरह का कोहरा छाया हुआ है, कोई कह नहीं सकता कि मई का महीना चल रहा है। बारापुला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो आप देखिए ये सुबह की जो तस्वीरें हैं, हर तरफ कोहरा ही कोहरा। तो मौसम ने पिछले 3-4 दिन से जो करवट ले रखी है, बारिश हो रखी है दिल्ली एनसीआर में, और एक तरह से ठंड का आभास लोग कर रहे हैं। और तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि आज सुबह की जो तस्वीरें हैं, और दिन लगातार 3-4 दिन से तो बारिश चल ही रही थी। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दिल्ली की सुबह, आसपास जो एनसीआर के इलाके हैं, वो सुबह कैसी रही। जो लोग थोड़ा देर से जागे होंगे, ये सुबह की तस्वीरें करीब 6 बजे के आसपास की हैं, तो कोहरा ही कोहरा था। तो बरसात होने से एक अच्छी बात ये रही कि जो प्रदूषण होता है, जो हवा होती है, उसमें धूल नहीं है, एक साफ हवा मिल रही है। लेकिन अचानक से जो इस तरह का माहौल बना हुआ है, मई के महीने में जो इतनी अब तापमान में गिरावट हुई है, बारिश हो रही है और जिस तरह की धुंध देखने को मिल रही है, इस पर देखना होगा मौसम विज्ञानी क्या कहते हैं। क्या इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखा जा सकता है, या क्या इसके पीछे वजह है कि अचानक से ये बदलाव हुआ है। पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों के लिए कि 3-4 दिन तक बरसात रहेगी, और हम लगातार देख भी रहे हैं कि किस तरह से बरसात यहाँ पर लगातार चल भी रही है। ये डीएनडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तमाम वो इलाके हैं जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ते हैं। नोएडा से जो लोग दिल्ली आते हैं, या फिर नोएडा से बाहर जो है दिल्ली से नोएडा की तरफ जाते हैं, तो ये डीएनडी और ये तमाम वो इलाके हैं। बहुत संख्या में लोग दफ्तर एक से दूसरे राज्य में जब आते हैं, सुबह ड्राइव करते वक्त लोगों ने तस्वीरें भेजी हैं। हमारी सहयोगी अदिति ने भी तस्वीरें भेजी है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह की तस्वीरें जब चारों तरफ, हर तरफ जो है कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। ये नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो और वैसे भी जो एक्सप्रेसवे, ये वो जगह होती है जहां खुला जो है, बिल्कुल रोड खुली आपको दिखती है, तो यहाँ पर जो कोहरा भी है वो घना देखने को मिलता है। आमतौर पर इस तरीके का जो मौसम रहता है वो दिसंबर जनवरी में रहता है, जब हम यहाँ अक्सरतर फॉग, कोहरा यहाँ पर कवर करने आते हैं। लेकिन आज आप देखिए कि मई का महीना चल रहा है, गर्मी का महीना चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह से काफ़ी फॉग पड़ रही है। ये आप देखिए कि इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री टेम्परेचर है, और इस पर शो कर रहा है कि फॉग भी मौजूद है। तो ये चूंकि लगातार 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो इसके चलते आज सुबह से तमाम सारे इलाकों में जो है वो फॉग देखा गया है। खासतौर पर अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो वहां पर फॉग दिख रहा है। आप इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ एक धुंध की चादर जो है वो बिखरी पड़ी हुई है यहाँ पर। तो इस तरीके का जो मौसम है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मौसम है, जैसा असामान्य मौसम है, क्योंकि इस बार ऐसा मौसम रहा है कि हमेशा हम और आप कहते रहे अच्छा इस महीने ऐसा भी होता है। देखते आए हैं हम कि बारिश पड़ रही थी, ओले गिरे तमाम सारे इलाकों में, और पूरे उत्तरी भारत में जो है वो लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही है। बहुत कम तापमान है, जबकि इस वक्त गर्मी पड़ती है, बहुत तीखी गर्मी इस वक्त पड़ती है। लेकिन हम देखते आए हैं कि 3-4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक तापमान में भी कमी आई है और धुंध भी छाई है। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो लगातार इस मौसम में बर्फबारी हो रही है। अभी केदारनाथ जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, वहाँ पर बर्फबारी की वजह से उसको अभी बंद कर दिया गया है, यात्रियों को मना किया गया है कि यहाँ पर ना आए। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक मौसम में
एक बहुत असामान्य बदलाव के गवाह हम सब बन रहे हैं। और मई के महीने में आप सोचिए कि सुबह से धुंध जो है वो छाई हुई है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी कई सारे लोगों से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना है कि जो रोड है उस पर काफ़ी जो है धुंध का असर दिखाई दे रहा है। और ये धुंध का असर इसलिए है क्योंकि आर्द्रता और नमी जो है वो हमारे वातावरण में काफ़ी है, यानी नमी के वजह से जो है ये धुंध देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है वो तमाम सारे इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तो मौसम का एक रंग ये भी है, और इस रंग को आप देखिए कि मई के महीने में इस तरह धुंध छाई हुई है। दिल्ली से अशोक माले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तो आपने रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखी, किस तरह से यहाँ पर माहौल एकदम बदला सा है और मई के महीने में एक तरह से दिसंबर वाला एहसास लोग कर पा रहे हैं।